Dear friends, welcome to Nursing Academy. Nursing Academy presents Mosby and Cleck's RN series 20 edition circulatory system question number 91 to 100. Dear friends, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। CHO नोट सेट बार बार मेहनत करने से हासिल होगा। मेरे साथियों, यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे सेंड कर सकते हैं या अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे साथियों, अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका अपडेट निरंतर आपके अपनी यूट्यूब पे मिलता रहे। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 91. A nurse is teaching a group of clients about risk factor for heart disease. Which factor increase a client's risk for myocardial infarction? Select all that apply. एक नर्स क्लाइंट्स को के ग्रुप को हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर के बारे में बता रही है। विच फैक्टर इंक्रीज क्लाइंट्स रिस्क फॉर कौन कौन सा फैक्टर है जो कि क्लाइंट के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए रिस्क इंक्रीज करेगा? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। निम्न में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 ओबेसिटी, ऑप्शन 2 हाइपरटेंशन, ऑप्शन 3 इंक्रीज एसटीएल, ऑप्शन 4 डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन 5 एशियन अमेरिकन एसेंट्री। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। ओबेसिटी और हाइपरटेंशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा या उसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करेगा। रेशनल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे हम 5-6 क्वेश्चन एक साथ ही क्लियर कर लेंगे। ओबेसिटी इंक्रीज कार्डियक और वर्कलोड एसोसिएटेड विद वेस्कुलर चेंजेस दैट लीड टू इस्चीमिया व्हिच कॉजेज एन एमआई। ओबेसिटी क्या करता है? ओबेसिटी कार्डियक वर्कलोड को बढ़ाता है, उसके साथ जो वेस्कुलर चेंजेस आते हैं उससे इस्चीमिया या फिर जो हार्ट की मसल्स है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। Hypertension damage blood vessels and increase peripheral vascular resistance, cardiac workload which may lead to MI. Hypertension कैसे MI लीड करेगा? Hypertension blood vessels को डैमेज कर देता है, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कार्डियक वर्कलोड बढ़ता है और जिसके कारण MI होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ LDL नॉट SDL। यदि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दो प्रकार के लिपोप्रोटीन होते हैं, यदि उनका नॉर्मल लेवल से ज्यादा, यदि एलडीएल बढ़ता है तो हार्ट डिजीज होने की चांसेस या रिस्क बढ़ती है, न कि एसडीएल बढ़ने से। एसडीएल अच्छा होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, एलडीएल अच्छा नहीं होता है। डायबिटीज मेलाइटिस इंक्रीज द रिस्क फैक्टर फॉर एमआई नॉट डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटिस मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए रिस्क फैक्टर का काम करता है, न कि इंसिपिडस। इंसिपिडस रिलेटेड टू किडनी। The risk in higher for अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रेट हाई होता है अकॉर्डिंग टू एशियन अमेरिकन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. What is the most important nursing action which measuring a client's pulmonary capillary wedge pressure? क्लाइंट का पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है? Option 1 deflate the balloon as possible as the PCWP is measured. जैसे ही क्या करना है, पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर मेजर करना है तो जो उसका बैलून था, इन्फ्लेटेड था, उसको डिफ्लेट करेंगे। ऑप्शन 2 हैव द क्लाइंट बियर डाउन व्हेन मेजरिंग द PCWP। मतलब सांस को रोकने के लिए बोलेंगे जब हम PCWP मेजर करते हैं। प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजीशन बिफोर मेजरिंग द। क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे PCWP मेजर करने से पहले। ऑप्शन 4 प्लेस द कैथेटर विद हिपेरिन सॉल्यूशन आफ्टर द PCWP इज डिटरमाइंड। कैथेटर को हम हिपेरिन से फ्लश करेंगे PCWP मेजर करने के बाद। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का अनुमान लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डिफ्लेट द बैलून एज सून एज द PCWP इज मेजर्ड। पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर जैसे ही मेजर कर लिया है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा कि जो बैलून है कैथेटर का, उसको हम क्या करें, डिफ्लेट करें। रेशनल देखिएगा क्यों करें।
Although the balloon must be inflated to measure the capillary wedge pressure. Capillary wedge pressure पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को मेजर करने के लिए बैलून को इन्फ्लेशन करना जरूरी है। लिविंग द बैलून इन्फ्लेटेड, यदि हमने बैलून को इन्फ्लेटेड छोड़ दिया, विल इंटरफेयर विद द ब्लड फ्लो टू द लंग्स, वो क्या करेगा, जो लंग्स है उनके अंदर पल्मोनरी ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करेगा या रोकेगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं होने देगा। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि डिफ्लेट करें ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो पाए। Bearing down will increase intrathoracic pressure and alter the reading. Bearing down, bear down का मतलब होता है रोक के रखना। Bear down will increase intrathoracic pressure and alter the reading. Bear down thoracic प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और रीडिंग जो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा। Although a supine position is preferred, it is not essential. supine position जरूरी नहीं है रखना। All agency protocol relative to flushing of uninsured force may be followed. According to flushing PCWB मेजर करना जरूरी है, कंपल्सरी नहीं है। अलग अलग एजेंसी प्रोटोकॉल अलग अलग हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी हमारी जो इन्फ्लेट बैलून है उसको डिफ्लेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, व्हाट क्राइटेरिया शुड द नर्स यूज टू डिटरमाइन नॉर्मल साइनस रिदम फॉर ए क्लाइंट ऑन ए कार्डिक मॉनिटर? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नर्स नॉर्मल साइनस रिदम मॉनिटर करने के लिए कार्डिक मॉनिटर पे क्या यूज करेगी, निश्चित कि ये जो साइनस रिदम है या उसका रिदम नॉर्मल है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है हमारा, द पीआर इंटरवल आर रिलेटिवली कांस्टेंट, पीआर इंटरवल निश्चित होगा। ऑप्शन 2, 1 पी वेव प्रोसीड ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हर पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करेगा। ऑप्शन 3, द एसटी सेगमेंट इज हायर देन द पीआर इंटरवल, एसटी सेगमेंट पीआर इंटरवल से हाई होगा। 4 to 8 complexes occur in 6 second strips. ऑप्शन 4 कह रहा है कि 6 सेकेंड स्ट्रिप में 4 से 8 कॉम्प्लेक्सेस शो करता है। ऑप्शन 5 कह रहा है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेंजेस फ्रॉम 0.12 to 0.2 सेकेंड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रेंज 0.12 से 0.2 सेकेंड होता है। गेस द करेक्ट आंसर, कौन कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन 1 क्या है, पीआर इंटरवल आर रिलेटिवली कांस्टेंट, नॉर्मल साइनस रिदम में पीआर इंटरवल क्या रहेगा, कांस्टेंट या निश्चित रहेगा, और हर एक पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा। उस कंडीशन को हम नॉर्मल साइनस रिदम बोलेंगे। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। द कंसिस्टेंसी ऑफ द पीआर इंटरवल्स इंडिकेट ए रेगुलर रिदम, यदि पीआर इंटरवल ईसीजी के अंदर नॉर्मल है तो वो रेगुलर रिदम को शो करता है, मतलब उसका रिदम एक्यूरेट है। A normal P wave before each complex indicate the impulse originated in the SA node. यदि P wave नॉर्मल है और each QRS कॉम्प्लेक्स से पहले P wave आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि जो इंपल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, ऐसे नोड से। ऐसे नोड हार्ट का पेसमेकर के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है। एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट इज ए साइन ऑफ कार्डियक इस्कीमिया अनरिलेटेड टू द रिदम। इस क्वेश्चन से हमारा सारे ईसीजी के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ध्यान दो। एसटी सेगमेंट यदि बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है, तो वो कार्डियक इस्कीमिया की कंडीशन को शो करेगा या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन को शो करेगा। इसका रिदम से कोई रिलेशन नहीं है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन द 6 स्ट्रिप इज मल्टीप्लाई बाय 10 टू अप्रोप्रिएट द हार्ट रेट। हार्ट रेट को अप्रोप्रिएट मेजर करने के लिए जो जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं 6 सेकेंड स्ट्रिप के अंदर, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। यदि 6 कॉम्प्लेक्सेस से कम है तो उसका हार्ट रेट कितना होगा, 6 बीट्स पर मिनट से, तो वो गलत है। तो मतलब कॉम्प्लेक्सेस 6 से 8 होना, यदि यहाँ पे 6 सेकेंड स्ट्रिप में प्रेजेंट होता तो करेक्ट आंसर होता कितना, कम मिनिमम कितना होना चाहिए, पर 6 कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए पर 6 सेकेंड पे। याद रह जाएगा, हार्ट रेट भी कितना 6, मतलब याद रख लो कि हार्ट रेट नॉर्मल के लिए 6 सेकेंड स्ट्रिप में 6 कॉम्प्लेक्सेस 60 सेकेंड पर बीट्स पर मिनट से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल कितना है, 6 याद रखना है। द क्यूआरएस ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 0.12 सेकेंड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की नॉर्मल वैल्यू 0.12 सेकेंड से कम होनी चाहिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, याद रखना, पॉइंट 12 से सेकंड से कम। पी आर इंटरवल 0.12 से 0.2 सेकंड। पी आर इंटरवल कितना, 0.12 से 0.2। क्यू आर एस ड्यूरेशन 0.12 सेकंड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, what is the most important assessment for the nurse to make after client has a femoropopliteal bypass for peripheral vascular disease? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के बाद नर्स का पेशेंट का फिमोरोपोप्लेटल बाईपास ग्राफ्टिंग हुआ है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट क्लाइंट के लिए का मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन 1 इंसिजनल पेन को असेस करना, ऑप्शन 2 पेडल पल्स रेट को असेस करना, ऑप्शन 3 डिग्री ऑफ हेयर ग्रोथ को असेस करना, ऑप्शन 4 लोअर एक्सट्रीमिटी कलर को असेस करना। गेस द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सर्कुलेशन की प्रायोरिटी क्या है, मेंटेन है या नहीं है, उसको चेक करना। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 लोअर एक्सट्रीमिटी कलर को असेस करना मोस्ट इंपोर्टेंट है फिमोरोपोप्लेटल बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद। रेशनल देखिएगा, चेकिंग कलर एंड टेम्परेचर पार्ट ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट प्रोवाइड डाटा अबाउट द करंट परफ्यूजन ऑफ द एक्सट्रीमिटी में क्या है, यदि कलर और टेम्परेचर किसका, जिस फ्यूमरल पार्ट से, जिस लेग से ग्राफ्टिंग हुआ है, कैथेटर इंसर्ट कराया है, उसका न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट और सर्कुलेशन असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले कलर और टेम्परेचर चेक करेंगे। Pain assessment is essential. Incisional pain does not provide data about the neurovascular status of the extremity. Pain assessment भी important है, but incisional pain जो जहां से इंसिजन किया है उसका पेन हो रहा है, तो वो न्यूरोमस्कुलर स्टेटस को कंप्लीटली बताता नहीं है। न्यूरोमस्कुलर स्टेटस के लिए उसका कलर और टेम्परेचर असेस करना जरूरी है। While the presence and quantity of the pedal pulse provide data about the peripheral circulation, it is not necessary to count the rate. पेडल पल्स क्या करती है, प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन को बताती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। क्लाइंट विद पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एक्सपीरियंस लॉस ऑफ एक्सट्रीमिटी हेयर व्हिच विल नॉट चेंज सडनली बिकॉज ऑफ द सर्जरी। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। वो यदि इसको करेक्ट किया है हमने, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के फिमोरोपोप्लेटल बाईपास ग्राफ्टिंग किया है, तो वो सडन आना बढ़ना शुरू नहीं होंगे, वो कुछ समय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच साइन कॉजेज द नर्स टू सस्पेक्ट कार्डिक टेम्पोनिटी आफ्टर ए क्लाइंट हैज कार्डिक सर्जरी, सिलेक्ट ऑल एब द अप्लाई। कौन कौन सा साइन कार्डिक टेम्पोनिटी को शो करेगा क्लाइंट की कार्डिक सर्जरी के बाद? सिलेक्ट ऑल अप्लाई, निम्न में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, टेकिकार्डिया, ऑप्शन 2 हाइपरटेंशन, ऑप्शन 3 इंक्रीज सीवीपी, ऑप्शन 4 इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन 5 जुगुलर वेन डिस्टेंशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज टेकिकार्डिया, इंक्रीज सीवीपी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। यदि कार्डिक सर्जरी के बाद टेकिकार्डिया, इंक्रीज सीवीपी और जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है, तो वो शो कर रहा है कार्डिक टेम्पोनिटी। रेशनल देखिएगा, blood is in the pericardial sac compress the heart to the ventriculus, cannot fill the leads to a rapid 3D pulse. क्या होता है, जैसे ब्लड हार्ट के अंदर ज्यादा आएगा, पेरिकार्डियल सेक के अंदर ज्यादा आएगा, तो हार्ट की साइज को बढ़ाएगा। टेम्पोनिटी कॉजेज हाइपोटेंशन एंड नैरोड पल्स प्रेशर। टेम्पोनेट का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के पेरिफेरल सेक के अंदर फ्लूइड के भर जाने के कारण उसका कंप्रेशन होना, दैट इज टेम्पोनेट। टेम्पोनेट का मतलब होता है कार्डिक लेयर होती है उस, या कोई आउटर लेयर है बॉडी की, उसके पेरिफेरल सेक के अंदर फ्लूइड भरने के कारण उसका कंप्रेशन होना, दैट इज टेम्पोनेट। यदि कार्डिक पेरिकार्डियम में फ्लूइड भर गया, तो उसके कार्डिक या हार्ट पे कंप्रेशन, दैट इज कार्डिक टेम्पोनेट। टेम्पोनेट कॉजेज हाइपोटेंशन, टेम्पोनेट के कारण हाइपोटेंशन होता है, क्यों? एंड नैरोड पल्स प्रेशर, एज द टेम्पोनेट इंक्रीज प्रेशर ऑन द हार्ट इंटरफेयर विद द इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण ब्लड जो
बाहर निकलता है उसमें इंटरफेयर करता है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो उसके कारण क्या होता है, जो राइट साइड का हार्ट है उसमें प्रेशर बढ़ता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में प्रेशर बढ़ता है, देन शो द हाइपरटेंशन। एज द हार्ट बिकम मोर inefficient, there is the decrease of kidney perfusion and therefore a decrease in urine output। यदि ब्लड प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है किडनीज के पास, तो किडनी का परफ्यूजन या सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा और यूरिन आउटपुट में कमी आएगी। द इंक्रीज वेनस प्रेशर एसोसिएटेड विद कार्डियक टेम्पोनिटी कॉजेस जुगुलर वेन। वेनस प्रेशर बढ़ने के कारण जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होगा, जुगुलर वेन में डिस्टेंशन होगा। तो कार्डियक टेम्पोनेट उस कंडीशन को बोलते हैं कि कार्डियक लेयर या पेरिकार्डियम लेयर या पेरिकार्डियल सेक के अंदर फ्लूइड के भरने के कारण हार्ट पे कंप्रेशन होना, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट। वो सर्जरी के बाद यदि होता है तो क्या क्या शो करेगा, टेकिकार्डिया शो करेगा, इंक्रीज सीवीपी दिखाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा और यूरिन आउटपुट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, a client with upper gastrointestinal bleeding develop a mild anemia. What should the nurse expect to be prescribed for the client? एक क्लाइंट है जिसको अपर जीआई ब्लीडिंग है, उसको माइल्ड एनीमिया है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी इस क्लाइंट के अंदर? ऑप्शन 1 क्या है, एपोजिन, ऑप्शन 2 डेक्स्ट्रोन, ऑप्शन 3 आयरन साल्ट, ऑप्शन 4 विटामिन B12 है। माइल्ड एनीमिया की कंडीशन में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसको क्या देना है, एपोजिन देना है, डेक्स्ट्रोन देना है, आयरन साल्ट देना है या विटामिन B12 देना है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आयरन साल्ट। माइल्ड एनीमिया की कंडीशन में क्या देना है, आयरन साल्ट देना है या आयरन प्रिस्क्राइब करना होता है या करेगी। आयरन इज नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। क्लाइंट विथ एनीमिया इज कोज्ड बाय जीआई ब्लीडिंग, नॉट इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोटेक्शन। क्लाइंट के अंदर क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग के कारण एनीमिया हुआ है, आरबीसी प्रोटेक्शन की कमी के कारण नहीं हो रहा, इसलिए एपोजिन या जो आरबीसी प्रोटेक्शन के लिए इंजेक्शन देते हैं वो नहीं देंगे। डेक्स्ट्रोन इज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। डेक्स्ट्रोन क्या होता है, डेक्स्ट्रान क्या होता है, एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। इट डज नॉट अफेक्ट एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। उसका काम क्या रहेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने का। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल होता है, दैट मस्ट बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट व्हेन ए इंडिविजुअल इज पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 का प्रयोग पर्निशियस एनीमिया की कंडीशन में किया जाता है, न कि माइल्ड एनीमिया की कंडीशन में, जो कि एक विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज एडमिटिंग क्लाइंट आफ्टर ए ऑटोमोबाइल कोलिजन। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने क्लाइंट को एडमिट किया है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एस्टिमेट दैट द क्लाइंट हैज लॉस्ट अबाउट 50 to 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। हेल्थ केयर प्रोवाइडर अनुमान लगाता है कि क्लाइंट का 15 से 20% ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया। विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट दिस क्लाइंट टू एक्सिबिट? कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन 1 यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर, यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर, ब्लड प्रेशर 150 to 90 mmHg होगा। ऑप्शन 3 एपिकल हार्ट रेट 142 बीट्स पर मिनट से होगा। ऑप्शन 4 रेस्पिरेटरी रेट 16 बर्थ पर मिनट होगा। क्या है, ब्लड वॉल्यूम लॉस होने के कारण उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये करेक्ट आंसर होगा उसका। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एपिकल हार्ट रेट उसकी क्या हो जाएगी, 140 बीट्स पर मिनट हो जाएगी। यूरिन आउटपुट 50 नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट 16 बर्थ पर मिनट नॉर्मल है, देन ये नहीं होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होना मतलब हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन है, उसके कारण उसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा। द हाइपोवोल्यूमिक शॉक रेशनल देखिएगा, द हाइपोवोल्यूमिक शॉक टेकिकार्डिया इज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इन द अटेम्प्ट टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन। हाइपोवोल्यूमिया मतलब हाइपोवोल्यूमिया शॉक डेवलप हो गया है, उसके कारण टेकिकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, एपिकल पल्स बढ़ेगा, एपिकल हार्ट रेट बढ़ेगा, जो कि एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म
मतलब उसको वापस बॉडी को वर्किंग कंडीशन या उस जीवित रखने के रूप में काम करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा, और जिससे ब्लड फ्लो बढ़े और बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंच पाए। यूरिन आउटपुट would fall less than 30 ml per hour because the decreased blood volume causes a decreased glomerular filtration rate. यूरिन आउटपुट 30 ml से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, इसलिए यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा 50 ml per hour, दैट इज नॉर्मल। ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बिकॉज द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब जब ब्लड प्रेशर वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, नहीं कि बढ़ता है। यहाँ 150 by 90 mmHg ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ शो कर रहा है। रेस्पिरेटरी रेट इज इन नॉर्मल एक्सेप्टेड रेंज, जो कि कितना होता है 12 to 20 बर्थ पर मिनट। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, रैपिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ए क्लाइंट हु इज पेल एंड मॉर्निंग इन डायग्नोस्ड विद इसोफेगल वेरीज एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ए क्लाइंट जिसका इसोफेगिस वेरीज डायग्नोस है और वो पेल और मॉर्निंग कंडीशन में है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड बी टेकन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ऑर्डर करता है, क्या नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन 1, टेक द वाइटल साइन, वेरीफाई द ब्लड प्रोडक्ट विद अनदर नर्स अगेंस्ट द क्लाइंट्स आईडी ब्रेसलेट। वाइटल साइन लेना है, ब्लड को वेरीफाई करना है दूसरे नर्सिंग के साथ, आईडी उसके सीआर नंबर के साथ। मॉनिटर वाइटल साइंस अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी के हिसाब से वाइटल साइन मॉनिटर करना है। ऑप्शन 2, सिंस द वाइटल साइन वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एडमिशन, हैंग द ब्लड एंड मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइन एवरी 15 मिनट अंटिल द ट्रांसफ्यूजन इज एब्सॉर्ब्ड। एडमिशन के टाइम हमने वाइटल साइन लिए थे, इसलिए जरूरी नहीं है। उसके बाद हर 15 मिनट से वाइटल साइन लेना है और ब्लड स्टार्ट कर देना है। ऑप्शन 3, रिकॉर्ड द वाइटल साइन इज अकॉर्डेंस विथ फैसिलिटी पॉलिसी एंड चेक द ब्लड प्रोडक्ट अगेंस्ट द क्लाइंट्स आईडी ब्रेसलेट इन द प्रेजेंस ऑफ नर्सिंग सुपरवाइजर। वाइटल साइन फैसिलिटी पॉलिसी के हिसाब से चेक करना है, ब्लड प्रोडक्ट को उसके सीआर नंबर या आईडी ब्रेसलेट से चेक करना है और नर्सिंग सुपरवाइजर की प्रेजेंस में उसको वेरीफाई करना है। ऑप्शन 4, टेक द वाइटल साइन आफ्टर द हैंगिंग द ब्लड प्रेशर बिकॉज द क्लाइंट इज पेल एंड मॉर्निंग एंड इज ए क्रिटिकल कंडीशन। हम जल्दी से ब्लड प्रोडक्ट को अप्लाई कर देंगे या दे देंगे ब्लड उसको, क्योंकि क्लाइंट क्रिटिकल कंडीशन में है। रिटर्न इन 15 मिनट टू द मॉनिटर वाइटल साइन, उसके 15 मिनट बाद वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले वाइटल साइन लेना है, ब्लड प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है दूसरे नर्सिंग स्टाफ के साथ या नर्सिंग ऑफिसर के साथ। उसके बाद उसको उसके जो सीआर नंबर है या आईडी ब्रेसलेट है उसके मैच करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी वाइटल साइन मॉनिटर करना है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Baseline vital signs should be obtained immediately before administering blood product for future comparison purpose. Two licensed nurse should confirm the verifying data between the client and the blood product. The nurse should remain with and monitor the client sign during the first 15 minutes of admission of the blood product and then follow the institution's protocol to monitor for the transfusion reaction or fluid overload. क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जस्ट पहले हमें वाइटल साइन क्या करना है, वाइटल साइन लेना है। बेसलाइन वाइटल साइन पता होना चाहिए कि कम या ऊपर ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट को हमें कंपेयर करना है, चेक करना है किस दो लाइसेंस नर्स की उपस्थिति में उसके सीआर नंबर और जो ब्लड का नंबर है वो क्लियर है। उसके बाद हम द नर्स वुड हर 15 मिनट से वाइटल साइन मॉनिटर करना है। यदि कोई रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्लड को स्टॉप कर देंगे, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। वाइटल साइन टेक शुड बी, और हम जब ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं उसके 15 मिनट के अंदर यदि कोई रिएक्शंस होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है, देन शुड बी स्टॉप द ब्लड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड फॉर ए क्लाइंट आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड। एक क्लाइंट है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जरी हुआ, उसको 1 यूनिट ब्लड देना है। क्या ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन 1 मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विद डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन के साथ आईवी पेटेंसी को मेंटेन करना। ऑप्शन 2 वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग द क्लाइंट, बॉडी टेम्परेचर के लिए ब्लड को गर्म करना है क्लाइंट की चिलिंग को रोकने के लिए। ऑप्शन 3 ड्राई ब्लड सैंपल फ्रॉम द क्लाइंट बिफोर ईच यूनिट ट्रांसफर, हर यूनिट ट्रांसफर करने से जस्ट पहले ब्लड सैंपल लेना है। ऑप्शन 4 रन द ब्लड एट स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, पहले कुछ मिनट के लिए ब्लड को स्लो देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट है, दो ऑप्शन दिए गए हैं। Guess the correct answer. Correct answer is option 4. Run the blood at a slow rate during the first few minutes of the transfusion. कुछ 15 मिनट के लिए हमें ब्लड का जो फ्लो है उसका स्लो रखना है ताकि जो ब्लड के कारण रिएक्शन है यदि कुछ होती है तो हमें फाइंड आउट हो सके। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्लो रेट प्रोवाइड टाइम टू रिकॉग्नाइज ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, स्लो रेट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं है। दैट इज डेवलपिंग बिफोर टू मच ब्लड हैज been administered. Dextrose solution will cause lysis of RBC. Saline must be used. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ नॉर्मल सलाइन का यूज करना चाहिए। डेक्स्ट्रोज आरबीसी को तोड़ देता है, लाइसिस करता है। वार्मिंग द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर में कोज क्लोटिंग एंड हेमोलाइसिस, ब्लड को गर्म करने के कारण ब्लड क्लोट हो जाता है और आरबीसी टूट जाती हैं। ब्लड सैंपल मस्ट बी डन आफ्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं, न कि ट्रांसफ्यूजन से पहले। उसमें चेक करेंगे कि कितना एसपी 1 यूनिट से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए क्लाइंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्लाइंट को हेडेक हुआ, चिल्स है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। इट इज मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन 1 कवर द क्लाइंट, ऑप्शन 2 स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, क्लाइंट को कवर करेंगे, ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे। ऑप्शन 3 डिस्क्राइब द रेट ऑफ ब्लड इन्फ्यूजन, डिक्रीज द रेट ऑफ द ब्लड इन्फ्यूजन, ब्लड इन्फ्यूजन की रेट को डिक्रीज करेंगे। ऑप्शन 4 नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, हम ट्रांसफ्यूजन को क्या कर देंगे, रोक देंगे कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं है। रेशनल देखिएगा, चिल्स, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग आर द साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यदि क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद चिल्स, ठंड लगना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, जी मसलाना, यदि ये कंडीशन होती हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शो करता है, तो उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना। द इन्फ्यूजन मस्ट बी स्टॉप बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम बिगिन, इन्फ्यूजन को हमें रोक देंगे जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाता या सिम्टम सबसाइड नहीं हो जाते। स्लोइंग द इन्फ्यूजन विल कंटिन्यू द रिएक्शन विच में लीड टू किडनी डैमेज, यदि इन्फ्यूजन हम स्लो करते हैं तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, वो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन स्टॉप, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकने के बाद इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए बार बार अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो लेके आता रहेगा। हम वादा करते हैं आपसे कि पूरा जो मोस्टबी है हमारा बुक है, जो उसका एक्सप्लेनेशन आपको नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे सबसे पहले आपको मिल सके।